आज मुझे ये भी आपसे डिस्कस करना है बच्चों कि आखिरकार जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ अभी पढ़ाऊँगा उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो बच्चे 9th में भी हैं, जिन्होंने फ़िज़िक्स जस्ट अभी 9th की पढ़नी शुरू की है, वो भी इस वीडियो पर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए मैं एक सजेशन है मेरा जिनको पहले से कुछ आता है। ऐसा हो सकता है उनको लगेगा यार ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये तो मुझे पहले से ही आती हैं। तो इस कारण से आप कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक मत करिएगा इन वीडियो में। ये मैं अपनी क्लास में भी बच्चों बोलता हूँ, मैं जिस क्लास में भी पढ़ाता हूँ उन क्लासेस में भी बोलता हूँ, खासकर जो ड्रॉपर बैच होते हैं ना, उनमें ये बात बोलता हूँ कि ऐसा होगा बच्चों, आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको आती है, इस चक्कर में क्या होगा, आप थोड़ा कम कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, आप उसको कैजुअल लोगे, आप इसको स्किप कर सकते हो। उससे दिक्कत क्या होती है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है, और वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1। और आज की क्लास में हमें देखना क्या है, हमें स्टार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ेंगे वो एक बार आप देखिएगा। तो फिजिक्स, सबसे पहले जाहिर सी बात है फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स की डेफिनेशन से ही शुरू करूँगा। और एक बात और बता दूँ, जो भी मुझे बच्चे जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर डेफिनेशन पर बहुत फोकस करते हैं। तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्यों ना फिजिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करूँ। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है सोचिएगा, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स की डेफिनेशन होती है कि फिजिकल क्वांटिटी से शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इट इज़ यूज टू मेजर फिजिकल फिनोमिना। जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं ना बच्चों, उनको यूज़ करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे चल करके आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये उसको मेज़र करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें। कौन कितनी तेज़ी से भाग रहा है, ये फिजिकल फिनोमिना है। इसको मेज़र करने के लिए क्या बनाया गया है? वेलोसिटी। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई कहता है कि इमोशनल, मैं ना बहुत डर गया, तो उसको मेज़र कर पाओगे क्या? कितना भैया, कितना डर गए? तो नहीं भाई, वो तो उसको मेज़र नहीं कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके करस्पॉन्डिंग कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम किसी भी फिजिकल फिनोमिना को क्वांटिफाई कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, उसके लिए हम फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली बात है कि मेज़रमेंट। जब मैंने ये बात बोली ना आपको कि किसी भी फिजिकल फिनोमिना को मेज़र करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है, तो आपका दिमाग में प्रश्न आएगा कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़र तो तब करेंगे जब आपने मेज़रमेंट पढ़ाया हो, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं मेज़रमेंट क्या होता है। तो मेज़रमेंट, तो फिजिकल, मैं यहाँ पर था कि मेज़रमेंट किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज़ है मेज़रमेंट। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने भाई की हाइट बताइए, इस पेन को ले जाइए और इस पेन को ऐसे ऐसे मेज़र करिए। एक पेन, फिर 2 पेन, फिर 3 पेन, फिर 4 पेन। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपने हाइट बताई मुझे, आपने कहा कि सर मेरे भाई की हाइट जो है ना वो 15 पेन है। किसी ने कहा कि मेरे भाई की हाइट 16 पेन है। किसी ने कहा मेरे भाई की हाइट सर 17 पेन है। किसी ने कहा मेरे भाई की हाइट 14 पेन है। ऐसे तो बोलोगे। तो यहाँ से 2 बातें समझ में आती हैं। पता है क्या? पहली बात बच्चों, मेज़रमेंट है क्या? थोड़ा दिमाग लगाना, जरा सोचना। मेज़रमेंट इज कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड वन। एक स्टैंडर्ड चीज से फिजिकल क्वांटिटी, हाइट ऑफ द ब्रदर का कंपैरिजन इज मेज़रमेंट। मतलब एक पेन हाइट कितनी? 15 पेन। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि इस पेन से 15 टाइम्स हाइट है मेरे भाई की।
तो मेजरमेंट की डेफिनेशन आ चुकी है, पता है क्या मेजरमेंट की डेफिनेशन है? देखो जरा, मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ ए क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो एक बात हो गई है। अब दूसरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लिखा है ना बच्चों, इस पर थोड़ी सी बात ध्यान देने लायक है। मैं एक बात थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ। स्टैंडर्ड रेफरेंस, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है ना बच्चों, ये यूनिट कहलाता है। आगे चल करके आप देखेंगे ये यूनिट कहलाता है, ठीक। तो जैसे मैं बात करूँ, हमारी हाइट की यूनिट क्या थी? पेन थी। और आप क्या कह रहे थे? हाइट की वैल्यू, किसी के ब्रदर की हाइट आ रही थी 16 पेन, किसी की आ रही थी 15 पेन, ऐसे तो आ रही थी। तो ध्यान से सुनना, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जा सकता है? मेरे हिसाब से ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। और ये है क्या है? यूनिट। ये है बच्चों यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? n इंटू यू से, n इंटू यू से। आई बात समझ में? n इंटू यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है? यूनिट। इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात आती है, एक बंदे ने कहा कि सर मेरे पास ये पेन नहीं था। मैंने कहा इस डब्बे से मैंने भाई की हाइट मेज़र करी। मैंने इस डब्बे से शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, और इस तरीके से मैंने अपने भाई की हाइट निकाली। मैं कहा अच्छा तू पेन ले जा भाई, पेन से भी बता दे, डब्बे से भी बता दे। तो उस बंदे ने कहा क्या? ध्यान से सुनना बच्चों। उस बंदे ने कहा कि ये बॉक्स, मतलब इस बॉक्स का साइज, ठीक है, इसने मेज़र किया। इसने कहा 20 बॉक्स। जब मैंने अपने भाई की हाइट मेज़र करी ना सर, तो वो 20 बॉक्स आ रही थी। मैंने कहा अच्छा पेन से कितनी आ रही थी? कि पेन से आ रही थी 16 पेन, 16 पेन। तो 20 बॉक्स और 16 पेन, इसका मतलब बराबर होंगे बच्चों। अरे भाई बॉक्स से मेज़र किसकी हाइट की? अपने भाई की ना, उसी भाई की कह रहे, भाई तो चेंज नहीं हुआ ना। तो सेम भाई की हाइट अगर बॉक्स से मेजर करते हैं तो 20 बॉक्स, अगर पेन से मेजर करते हैं तो 16 पेन। दैट मीन्स आज के बाद मैं कह सकता हूं n इंटू यू कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब अगर आपने यूनिट चेंज की तो पहली यूनिट में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, दूसरी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो मैं कह सकता हूं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। क्लियर है बच्चों? तो ये है इंपॉर्टेंट बात जो मेजरमेंट से रिलेटेड मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि जिनको ये बहुत बेसिक लग रहा हो वो थोड़ा पेशेंस रखें। बेसिक से बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे। ऊपर लेवल का मतलब हम लोग INPHO ही नहीं, IPHO भी टच करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है पहला हमारा पड़ाव होगा NSEP। तो अभी फ़िलहाल तो मैं NSEP के लेवल तक ले जाऊंगा आपको, और फिर NSEP के एग्ज़ाम के, बल्कि INPHO के लेवल तक भी कहीं कहीं पर मैं टच करूंगा, JEE एडवांस और INPHO, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग IPHO भी देखेंगे, मतलब रिलेटिविटी वगैरह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूनिट अभी बताया था ना, यूनिट क्या होती है। तो यूनिट की जरा परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने पेन कहा, बन गया। तो दिमाग में एक बात आती है, इसका मतलब सर इस पेन को यूनिट बना सकते हैं लेंथ की। तो मैं कहा यार लग तो रहा है बना सकते हैं। तो अगर मैंने इस पेन को यूनिट बनाया और मैंने अमेरिका में मेरा एक दोस्त है उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये बताओ तुम्हारे भाई की हाइट कितनी है। उसने कहा कैसे बताऊं कि जो मेरे पास पेन है। लैग आ रहा है बच्चों, सर लैग बहुत आ रहा है। ओके, समझने में दिक्कत हो रही है। फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या होगा, मैग्नीट्यूड। यस सर। RC रंजन, तरुण कुमार, बहुत लैग आ रहा है। लैग लैग लैग। ओके, साइब्रॉग, नो सर ऑल गुड, ठीक है। लैग आ रहा है, लैग क्यों आ रहा है बीच बीच में। ओके ओके, ड्रॉपर
ओलंपियाड की क्लास में मेरे हिसाब से अपीयर क्यों होंगे, टॉपर को अपीयर नहीं होना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नाउ परफेक्ट, अब सही आ रहा है, ओके ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सही आ रहा है, नहीं ओके ठीक है, अब ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए फाइन। तो मैं, हाँ गुड, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, बीच बीच में आ जाता है, अभी ठीक है, चलो अभी ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितने तरीके की होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो फिज़िकल क्वांटिटी को मैंने डिफ़ाइन किया था बच्चों, दो तरीके की, एक को कहते हैं फंडामेंटल और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड। कि साहब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, देख लेते हैं फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, a set of fundamental quantities can be defined in which all the quantities are independent of each other and can be used as a reference to derive other physical quantities। ये है definition, बहुत important, ध्यान रखिएगा। आपको नोट्स अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार और जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए बच्चों, नोट्स पढ़ के आइएगा वरना फ़ायदा नहीं होगा। ज़रा समझिएगा ये क्या मीनिंग है। अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड इन विच ऑल द क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस टू डिराइव अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा मास, लेंथ, टाइम, क्या ये सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? तो चेक करना है बहुत आसान, पता है कैसे? बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है बच्चों, क्या मास की मदद से लेंथ और टाइम में कोई रिलेशनशिप ला सकते हैं? मतलब मास का कोई फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं जो केवल लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा हो? आपको पता चलेगा नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। भाई लेंथ और टाइम से मास कैसे निकाल पाएंगे? ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेंथ अपॉन टाइम तो वेलोसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलरेशन आ जाएगा। फोर्स के लिए आप फोर्स है नहीं यहाँ पर पिक्चर में, तो ये सब इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। यस, ये सेट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। अगला आते हैं सर, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी है, ये तीन है। क्या ये सेट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सेट हो सकता है? सोचिए, ये सेट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है क्या? सोचना जरा ध्यान से। अगर लेंथ और टाइम की यूनिट पता हो, लेंथ और टाइम की यूनिट पता हो, या यूं कहें कि इनमें से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी से या किसी दो फिजिकल क्वांटिटी की मदद से क्या तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया जा सकता है? आंसर है यस। लेंथ अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। मतलब ये आपस में रिलेटेड हैं, और हैं तो ये फंडामेंटल नहीं हो सकते, फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकते। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, जरा वेलोसिटी नहीं, फोर्स, मोमेंटम, इसको रब करता हूं मैं जरा। फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम, क्या ये सेट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का? चेक करो जरा। फोर्स, मोमेंटम, टाइम, क्या ये, फटाफट जल्दी से बताओ, सोचो, क्या ये फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है? मैं कमेंट देखता हूं आप लोग के। जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, क्या ये है कि नहीं है? मैं वेट कर रहा हूं। ओके, नो नो, बढ़िया, अरे वाह, शाबाश, गुड। नहीं, सबको समझ में आ गया? गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो फोर्स, मोमेंटम, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मोमेंटम अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। तो ये सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? मैं ये मानता हूँ कि आपको तो बात ये समझ में आ गई है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है जो मैं, जिसके ऊपर मैंने लिख दिया है, तो पहले इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए वो चीज़।
और आगे से ध्यान रखूँगा कि ऐसी जगह लिखूँ कि रब ना करना पड़े। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, या लाइव में जाने पर धीरे धीरे चीज़ें आएंगी बच्चों। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर चूजन बाय CGPM। हालांकि ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। CGPM क्या है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अभी हमने क्या डिस्कस किया, कोई भी 3 सेट हो सकते हैं, ऐसे कोई भी 7 हो सकते हैं, एक्चुअली में 7 बनाई गई हैं। तो ये डिसाइड करे कौन? हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं हम बनाएंगे, अमेरिका वाले कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी तैसी हम बनाएंगे, कोई UK कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है यार, हमने राज किया हम बनाएंगे। तो यार ये लड़ाई बच रहा है ना, तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है जिन्हें दुनिया भर के साइंटिस्ट बैठते हैं, और उस जनरल कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि आखिरकार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, और पूरे वर्ल्ड को ये एक्सेप्ट होना चाहिए, इंटरनेशनली ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक, तो इन्होंने साहब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स में बनाई, और कहा कि बाकी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी इन 7 से डिराइव की जा सकती हैं। तो देखिएगा वो कौन कौन सी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चूजन बाय CGPM। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, वो हैं आपके सामने, देख सकते हैं। मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये वो है ये 7। क्या इन्हें याद रखना है? जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है। ये सर क्या है, ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट में इनको इसी तरीके से लिखा जाएगा। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी देर का वेट करिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। इनकी क्या यूनिट है, किलोग्राम, मास की, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। इनमें से आपको ये सारी, ये तो आपने सुनी होंगी, ये सुना है, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये नहीं सुना सर जी, ये क्या होता है ये हमने नहीं सुना, सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं है, विश्वास मानिए। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक्चुअली में ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्यों नहीं सुना, या यूँ कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ना, जो जैसे मान लो ये इंटेंसिटी है जो लाइट की मुझे दिख रही है, ठीक, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेंसिटी ज़्यादा हो वो आँखों में भी ज़्यादा दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हम तो विजिबल, हमारी रेंज होती है ना फिक्स वेवलेंथ की, तो ज़रूरी नहीं है कि हाई इंटेंसिटी एक्चुअल में आँखों को भी हाई इंटेंसिटी दिखे, ब्राइटनेस ज़्यादा दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए जो आँखों को ज़्यादा ब्राइट दिखती है उसके लिए कोई नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कंपेयर करती है कि इस चीज़ की आंखों को दिखने वाली इंटेंसिटी जो है, मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा चमकदार दिखेगी, किसको कैसे मेज़र करें, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मेज़र करें। देख छोटी सी हिंट है, छोटी सी बात है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मन में तो आता है ना, यार सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी कभी सुनी नहीं है। तो बच्चों ये हैं 7, इन 7 से सारी की सारी बाकी की जितनी यूनिट्स है ना सब डिराइव की जा सकती हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनकी यूनिट क्या है आपके सामने लिखी हुई हैं, इनसे बाकी की सारी यूनिट डिराइव की जा सकती है। तो डिराइव करी जाए, बिल्कुल की जाए, कि देखते हैं। SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, इसमें ये जो लाइन है ना, ये मैंने अभी ऐड करवाई थी यार, जनरली मैं पढ़ाता था तो ये लाइन मैंने ऐड कराई है। 2018 में बहुत बवाल हुआ है, बहुत बड़ी बात हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, और हमारी जो बुक्स है ना वो अपडेट नहीं होती हैं, ये दिक्कत है। 2008 SCV क्या है, SCV है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा। मैं इसको SCV बोलूँगा भाई, तो क्योंकि बड़ा कोटा में यार ये फेमस रहता है ये वर्ड, SCV सब बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है, SC वर्मा साहब ने लिखी है, बहुत ही महान फिजिक्स के ऑथर हैं, बहुत महान फिजिक्स के बंदे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है और इसमें जो यूनिट्स की डेफिनेशन दी है कि मास, जो 1 किलोग्राम मास है वो एक्चुअल में है क्या, मतलब जो से स्टैंडर्ड बोला गया था। जैसे मैंने कहा था ना बच्चों कि 15 पेन, तो पेन तो आपको दिख रहा है, वैसे अगर कोई कह रहा है 10 kg तो उसमें से 1 kg कहाँ रखा है, कहाँ है, कैसा है, ये यूनिट, ठीक, ये SCV में दिया हुआ है सबके बारे में। लेकिन अब आज की डेट में वो डेफिनेशंस नहीं हैं, चेंज हो गई हैं। उसके लिए आप चाहें तो गूगल पर SI यूनिट सर्च करिएगा,
एसआई यूनिट सर्च करने पर आपको मिल जाएगा, और ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वेब पेज का लिंक डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल में उस वेब पेज का लिंक डाल दूंगा। तो आज की जो रिसेंट डेफिनेशंस हैं यूनिट्स की, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन पता तो होनी चाहिए ना, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक, कई लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर आपने एक नाम तो लिया नहीं जो एससीबी में लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं कि कौन कौन सी, कि अगर आपको याद हो, एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और सॉलिड एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनकी यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती हैं। बच्चों रेडियन और स्टे रेडियन, मुझे पता है ये बात, लेकिन पता है ये 2009 में ये भी चेंज हो गया है 2009 में, लेकिन अपनी बुक्स अपडेटेड नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता रह रहा हूँ। लेकिन आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ कि एंगल की यूनिट आज की डेट में होती है। मुझे याद आया कि वेलोसिटी जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो कह सकता हूँ यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऐसा यूनिट में क्या होती है, मीटर। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये है डिराइव्ड यूनिट का कमाल। अच्छा जी, अगली चीज़ आती है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स जब आप निकालोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, पता है क्या सोचने की, मैं बताता हूँ क्या सोचने की। एक बार पीछे आता हूँ तब आपको बेहतर समझा पाऊँगा। मान लीजिए यहाँ तो पूछा किसी ने यूनिट ऑफ वेलोसिटी, फिर किसी ने कहा अच्छा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बताइए, तो आप कहोगे एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। बहुत बोरिंग नहीं हो रहा यार, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है। तो ये जो ज़्यादा लिखना पड़ रहा है ना, यूनिट ऑफ वेलोसिटी फिर से लिखा यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा यार? तो जैसे ये बात हमको परेशान कर रही है वैसे दुनिया वालों को परेशान किया। तो उन्होंने फिर एक चीज़ बनाई, उन्होंने कहा डायमेंशन की काम क्या कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन चाहिए तो आपको, अगर मेरे हिसाब से यही तो पता करना है कि इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी थी, 7 थी कि नहीं थी। इन 7 में एक्सीलरेशन, इन 7 में कैसे किस पर डिपेंड कर रहा है, यही तो मायने रख रहा है ना यार। तो अगर ये किसी छोटे से एक्सप्रेशन से बता दिया जाए तो आय हाय कितना मज़ा आएगा, कितना आराम मिलेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, इतना लिखना पड़ रहा है यार, है ना। तो वो क्या तरीका है, उसके लिए आया डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशंस? तो डायमेंशंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ दोज क्वांटिटीज। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सीलरेशन लिखा था, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम का स्क्वायर। यही बात आई थी, बढ़िया। तो क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी? तो किसी ने कहा यूनिट ऑफ डिस्टेंस की पावर क्या आई थी सर, 1। यूनिट ऑफ टाइम की पावर क्या आई थी, -2 आई थी ना पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो वो उसी को डायमेंशन कहते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द expression is called the dimension of the physical quantity in that base। समझिए जरा क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अभी हमने इतना लंबा लिखा था, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी SI यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ टाइम। थकान वाला काम फिर से कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट बार कर रहा हूँ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को ना बच्चों, इस चीज़ को लोगों ने आसान बनाने के लिए, जैसे हम परेशान हो रहे हैं वैसे लोग भी परेशान हो रहे थे, लोगों ने आसान बनाने के लिए एक तरीका निकाला। और वो तरीका क्या निकाला, ध्यान से सुनना। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी को यूँ लिखा बॉक्स में, डब्बे में, V बॉक्स बराबर इनके सिंबल्स का यूज़ किया। याद है वो सिंबल्स ब्रैकेट में लिखे थे, मैंने कहा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, याद आया, L/T या फिर L × T to the power -1। ठीक सर,
यार ये डब्बा क्यों बनाया, इसकी क्या ज़रूरत थी? देखो बेटा क्यों बनाया, अभी समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना। डब्बा इसलिए बनाया ताकि अगर मैं ये लिख करके यहाँ से चला जाऊँ और किसी को ना बताऊँ कि ये क्या है, तो कोई आदमी गलती से इसको फॉर्मूला समझ सकता है कि आज के बाद मैंने फॉर्मूले का रट्टा मार लिया, v इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, v इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है भाई, ये रिलेशनशिप है एक डिराइव्ड यूनिट की फंडामेंटल यूनिट के साथ। तो ये फॉर्मूला ना कहला करके ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर कैसे कैसे डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, पहली बात इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरी बात, इसको रीड कैसे करते हैं वो भी तो बताइए गुरुजी। देखिए जरा रीड कैसे करते हैं, बताते हैं आपको। ये एक एग्जाम्पल, फाइंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, मैंने लिख ही दिया है तो फटाक से वही चीज़ लिखता हूँ, v एल टी माइनस वन, ये पहुँच गए। अब रीड देखना, या तो आप ऐसे बोल दीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, एल टी के पावर माइनस वन। एक और चीज़ बोल सकते हैं, पता है क्या, डायमेंशन, ध्यान से सुनना बच्चों, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी in length is 1, in time -1 and 0 in all other base quantities। base बोले तो fundamental quantities। देख लीजिए भाई, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1, इन टाइम डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ की पावर बोलो इज 1, इन टाइम इट इज -1 एंड 0 इन ऑल अदर बेस क्वांटिटी, मतलब बाकी की पावर 0 मान सकते हैं ना भाई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये डायमेंशन नहीं है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मीनिंग होगा, मतलब सबकी पावर क्या होनी चाहिए 0, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होगा। और डायमेंशन क्या होगी सब सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में 0, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि लेंथ की पावर 0, मास की पावर 0, सबकी पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता ना यार भाई। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। जरा फोर्स पे जरा समझते हैं। हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चा पार्टी, F इक्वल्स टू ma, यही पढ़ा है, आपने पढ़ा है, बढ़िया बात है। तो मैं कह सकता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज डायमेंशन ऑफ मास, जो कि m होती है, हमें पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मास का तो मास ही रहेगा ना भाई, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। a क्या चीज़ है, तो याद दिलाता हूँ, a की डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी होता हो वो लिख दीजिए, मैं का लिख देता हूँ। a का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ v का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन t, और v का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है m एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, या फिर डायमेंशनल ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस 2। मेरे साथ साथ करिएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं करूँगा वो क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ करिएगा। तो फोर्स की डायमेंशन बच्चा पार्टी क्या आ गई है, एम एल टी माइनस 2। क्या रीड करेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, इन लेंथ इज 1, इन टाइम इज -2 एंड 0 इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज। खत्म हो गया, ठीक है। रट्टा मारना है, बिल्कुल मारना है, फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम और एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला मोमेंटम, जरा निकालिए तो सही मोमेंटम की डायमेंशन। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कमेंट सेक्शन में। मैं जरा बताता हूँ मोमेंटम की डायमेंशन। मोमेंटम की डायमेंशन, सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन निकालने के लिए मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। मास की डायमेंशन क्या, खुद फंडामेंटल क्वांटिटी, तो m इंटू वी की डायमेंशन। वी की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ाया, तो एम एल टी माइनस 1, ये हो गया मोमेंटम, खत्म, खल्लास, बस इतना ही था। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं नालायकों कमेंट सेक्शन में, कुछ लोगों ने सही भी लिखा है, कुछ लोगों ने गलत भी लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्क, टाइम दे रहा हूँ, करिए कोशिश जल्दी से फटाफट।
1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं चाहता हूं कि आप लोग करें साथ साथ मेरे। फटाफट वर्क 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 कमेंट सेक्शन में लाओ वर्क की डायमेंशन। अभी तक नहीं आई वर्क की डायमेंशन कमेंट सेक्शन में? हाँ आया ना, बहुत बढ़िया, शुरू हो गया। चलिए ठीक है, वर्क देखते हैं। पहला जो कमेंट भेजेगा उसके बाद मैं बताना शुरू कर दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था बचपन में, एफ डी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से पढ़ा था। अब आगे चल करके कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है, अभी 9th और या 8th वाली डेफिनेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो इसका डायमेंशन ये हो गया। कॉस थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फोर्स की डायमेंशन, डी की डायमेंशन, डी एक डिस्टेंस है। फोर्स की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था याद कर लो भैया, तो याद हो गई मुझे, तो अब आप भी याद कर लीजिएगा, इंटू एल। तो ये आ गया एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर सेम बेस हुआ तो एल की पावर 2 हो जाएगा, तो ml2t-2। ये है फोर्स की डायमेंशन, सॉरी वर्क की डायमेंशन। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, फटाफट शुरू हो जाइए, एनर्जी की डायमेंशन बताइए, देखते हैं। जो सबसे पहले बताएगा मैं उसके बाद शुरू कर दूंगा बताना। एनर्जी की एनर्जी की एनर्जी की एनर्जी कौन कौन सी पढ़ी है आपने? काइनेटिक एनर्जी पढ़ी सर हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी है हमने, तो सर बहुत सारी एनर्जी पढ़ी है। अरे किसी की निकाल लो यार। चलो अच्छा देखते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हाफ mv² से शुरू कर देता है, ठीक है। हाफ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, नंबर है mv² LT-1 का होल स्क्वायर। कितना आया? ml² T-2। अरे सर ये तो वही आ गया जो वर्क का था। आना ही था यार। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होगी, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रेशर, फटाफट शुरू करिए। प्रेशर निकालिए, बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत सारा प्रेशर है, जल्दी से प्रेशर की डायमेंशन बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, आरसी रंजन कह रहे हैं ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी सेम एज वर्क, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रेशर की यूनिट तो अभी तक बताई नहीं यार, प्रेशर की जो सबसे पहले बताएगा उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। अभी तक नहीं बताया, क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो। प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट बताइए बताइए बताइए। प्रेशर, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, वो वाला प्रेशर नहीं भाई। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन ऑफ फोर्स बच्चा पार्टी अभी याद करने को बोला था, mlt-2। एरिया बोलिए l², ये हुआ l²। ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो l⁻² होगा, तो क्या होगा mlt-2 l। ओहो रबर कहाँ है यार, ये l की पावर -2, तो बचा क्या ml-1 t-2। ये है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कुछ और भी चीज़ें। अरे वाह, एक क्वेश्चन और पढ़ा था, मैं तो सोच रहा था सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। जल्दी से बताइए, पावर की डायमेंशन क्या होगी? पावर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, टेन। सोचिए 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 सोचिए, फटाफट फटाफट फटाफट। प्रेशर हो चुका है। वर्क बताओ भैया, वर्क। कृष्णकांत कुमार, वर्क भी हो गया, पावर बताना था। वो पावर की यूनिट, पावर की डायमेंशन। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो निकाला था यार, क्या ml2t-2। अरे mlt-2 हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो l ऊपर और आ गया ना यार। ये आ गया ml² t-3। ये है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml² t-3। ठीक है जी, सही है, सही लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। तो
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायमेंशंस। जरा देखिएगा, एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सबसे पहला पॉइंट, एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, होनी भी चाहिए। याद करिए मैंने क्या बताया था, 2009 में चेंज किया ऐसा यूनिट ने, रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट चेंज ऐसे किया कि रेडियन भी एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं माना जाता। लेकिन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अगर किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल मेजर करना है तो क्या पढ़ाया गया आपको, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से कोई भी आर रेडियस, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करिए, सर्कल की जो लेंथ उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी उसको कहेंगे आर्क। और ये जो एंगल थीटा है दैट इज़ एस अपॉन आर। एस की यूनिट, अगर मैं यूनिट की बात करूँ या डायमेंशन की बात करूँ तो एंगल की डायमेंशन क्या आएगी बच्चा पार्टी, ये लीजिए एस की डायमेंशन, आर की डायमेंशन, एस की डायमेंशन, आर की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन एल। तो ये क्या आ गया 1। 1 का मतलब डायमेंशन 1 नहीं है, 1 का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला 1 है भाई। इसकी डायमेंशन कितनी है, 0। इन ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इट हैज़ 0 डायमेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इससे क्या होगा, अरे इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार लोग। कैसे, देखो क्वेश्चन, ओहो क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और वैसे भी एंगल आपने पढ़ा हुआ है इसलिए ये हटा भी दूंगा तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स की चीज़ थी। ये उड़ गया, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पढ़िए जरा, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड के इन द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर वाई एंड एक्स एंड टी, वाई एक्स एंड टी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब इन्होंने डायमेंशन पूछी साहब। सबसे पहली चीज़ ये क्या है बच्चा पार्टी, ये है, ये जो चीज़ आपको दिख, ओहो अगला पेज आ गया यार। हाँ, ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये है एंगल, क्योंकि साइन कॉस टेन ये किसी एंगल का ही तो लिया जाता है और ये होगा डायमेंशनलेस। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ, के एक्स बाई टी। अगर डायमेंशनलेस है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं के एक्स क्या चीज़ है, देखो डिस्प्लेसमेंट, एल क्या चीज़ है, टी क्या है टाइम, ये आ गया 1। तो यहाँ से के की डायमेंशन बच्चा पार्टी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जरा, टी एल माइनस 1। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ के। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में मुझे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ए की डायमेंशन कैसे निकालें, अरे साइन फंक्शन आने के बाद जब आप किसी का साइन लेते हैं, जैसे आपने कहा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, हाफ मीटर थोड़ी होती है यार, क्योंकि साइन तो किसी चीज़ का रेशियो होता है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले जाते हैं। साइन को क्या बोलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, आपने पढ़ा है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो बोलो यूनिटलेस होगी कि नहीं होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ ये भी यूनिटलेस है तो इसकी भी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वाई एंड डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी सेम। किस वजह से, कैसे आपने कह दिया डायमेंशन ऑफ वाई और डायमेंशन ऑफ ए सेम। अरे एक बात बताइए भाई, इधर की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इधर की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बराबर ही तो होनी चाहिए। मतलब अरे मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 300 केल्विन हो सकता है क्या, ये कोई बात हुई, ये कोई तरीका हुआ है ना। सेम दो इक्वलिटी आ रही, तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी सेम होना, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी सेम होना और वो फिजिकल क्वांटिटी भी तो सेम होगी। तो y की डायमेंशन वही होगी जो a की होगी, और y क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि a की डायमेंशन आ गई बच्चा पार्टी l। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। अगली क्लास जब शुरू करूँगा ना तो कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा डाउट आया ना तो पक्का उसी से शुरू करूँगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो कोई भी डाउट आए ना तो छोड़ना नहीं, लिखना जरूर, आज नहीं क्लास के लास्ट में लिख देना, बाद में लिख देना। मैं जब क्लास शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास तो डाउट्स, अच्छे डाउट्स को लेके शुरू करूँगा, ये भी ध्यान रख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास बनने वाली है। तुम सोचो आज जो पढ़ाया उसमें जो डाउट्स आए वो अगली क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, वो डाउट डिस्कस करूँगा और फिर आगे की पढ़ाऊँगा। भैया देखो जेईई एडवांस में निकालना तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको ओलंपियाड आपका ड्रीम है ना तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। सर ये कौन सी कहानी आप बता रहे हो यार, एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ होती है, अरे एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ होती है आपको पता नहीं क्या। y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन ये यूनिटलेस होगा ना भैया, ये यूनिटलेस होगा ना, इसकी कोई यूनिट थोड़ी ना होगी, ये यूनिटलेस होगा ना। और अगर ये यूनिटलेस है तो इसकी डायमेंशनलेस भी तो होगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा 1। अरे किसी की पावर मीटर में थोड़ी ना हो सकती है यार। एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक्स को यहाँ 2 मीटर होता है, एक्स को 2 बार 2 मीटर मल्टीप्लाई करो, ये क्या कौन सी बात हुई। तो ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। तो एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर वाई x and t represent displacement along y axis, displacement along x axis and time respectively। इसमें मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी बच्चों को, क्योंकि पिछली बार मैंने काफ़ी समय लगाया पिछले क्वेश्चन में। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, और कॉपी में निकाल के रखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए, तब मैं शुरू करूँगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, शुरू हो जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई लोगों ने आंसर बताना शुरू कर दिया, तो ठीक है, मैं भी ज़रा देखता हूँ मुझे आता है क्वेश्चन कि नहीं आता, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। ये है पावर, ये है एक्सपोनेंट, और अभी अभी हमने क्या बोला है, एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई चीज़ डायमेंशनलेस होती है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है टाइम। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू 1। तो डायमेंशन ऑफ ए आ गया एल टी की पावर -2, ये है डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ बी, यहाँ पर फिर से वही बात, ई की पावर समथिंग है, और ई क्या चीज़ होती है, एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट कैसा, मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब जो डायमेंशन y की होगी वही डायमेंशन b की होगी, तो बच्चा पार्टी b की डायमेंशन कितनी आ गई, वही जो लेंथ की डायमेंशन है। क्या जी, क्या मेरी बात ये क्लियर है आप लोगों को। तो a की डायमेंशन आ गई, b की डायमेंशन आ गई, या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल करके। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली ऑन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लॉ मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका कहना क्या है, अरे जैसे लॉग हो गया यार, लॉग किसी फिजिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट थोड़ी होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए इन द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर वी वाई वी एंड टी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। लॉग, लॉग किस पे ऑपरेट होता है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ऑपरेट होता है, इनकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई वी इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ से आया डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चाहो कि सर रुक जाएं, आप सर से तेज सॉल्व करो, सर तो वैसे भी सबको समझाने के लिए थोड़ा धीरे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो v की बच्चा पार्टी डायमेंशन क्या होगी, LT-1। ठीक, अरे होगी ना, अपॉन t। तो यहाँ से a की डायमेंशन क्या आ गई, LT-2। ये है डायमेंशन, चेक कर लीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ आप लोगों के। एक बच्चे ने पूछा, सर क्या मैं मैकेनिक्स केवल 2023 जेईई एडवांस के लिए ये कवर कर सकता हूँ, थोड़ा मैकेनिक्स कमज़ोर रह गया है। नहीं भैया, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से मैकेनिक्स क्या आप सारे टॉपिक ही कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जेईई के लिए भी कर सकते हैं, और अच्छी खुशी की बात क्या है, आप सब जानते हो यार, INPHO का सिलेबस और जेईई का सिलेबस सेम ही है। IPHO के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, थोड़े प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, और आपको रिलेटिविटी भी पढ़नी पड़ेगी। रिलेटिविटी भी मैं पढ़ाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन INPHO में हो जाता है तो सर आपको रिलेटिविटी भी पढ़ाएंगे। मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ रिलेटिविटी पढ़ाने में, क्योंकि बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है, इसलिए सर को बहुत मज़ा आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या बातें हैं, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उस पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ बच्चों, कई लोग सोच रहे होंगे यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात, मैंने प्रॉमिस किया था कि 9th के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना ज़रूरी समझता हूँ। दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, मैंने आज से करीब 1 महीने पहले जेई के पिछले 6 साल के पेपर, 6 या 7 साल के पेपर की एनालिसिस की थी। पता है, एक टॉपिक ऐसा था जिससे हर साल क्वेश्चन आया था, और वो था यूनिट एंड डायमेंशन। इससे हर साल एक क्वेश्चन आया है, हर साल। तो फिर समझ सकते हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट भी है ना। खैर, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अकॉर्डिंग टू विच only some same physical quantities can be added or subtracted। तो केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड की जा सकती हैं और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इससे क्या चेक करते हैं? वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। मतलब सर, अरे मतलब समझना, मतलब समझाता हूँ, चिंता मत करो, मतलब बताता हूँ। जैसे मैंने कहा x इक्वल्स टू a प्लस बी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। कि अगर मैं आपसे बोलूँ 10 लीटर पानी में 40 संतरे ऐड कर दिए गए या 2 दर्जन संतरे ऐड कर दिए गए, तो बताइए कितना टेम्परेचर होगा। क्या इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग है? या 10 लीटर पानी में 50 मीटर की डिस्टेंस यदि ऐड कर दी जाए तो कितने अमाउंट का चार्ज मिलेगा? अजीब सा लग रहा है? ऑब्वियसली अजीब सा लगेगा भी, बिकॉज ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आप ये पूछ सकते हैं कि 50 लीटर पानी में 10 लीटर पानी और डाल दिया गया तो कितना बचा, या 40 लीटर पानी और निकाल दिया गया तो कितना बचा, ये क्वेश्चन। और जो बचेगा वो भी पानी ही होगा लीटर में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? डायमेंशन ऑफ एक्स, या इससे भी पहले मैं लिखना चाहूँगा x, a and b must represent same physical quantity। तो बच्चा पार्टी यूनिट वाइज, ऑब्वियसली यूनिट वाइज, क्योंकि b जो है वो 2-3 चीज़ों का प्रोडक्ट भी हो सकता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ डायमेंशन ऑफ x must be same as dimension of A, must be same as dimension of B, obviously must be same as dimension of A plus B। वो तो होना ही था। अब देखो जरा क्या फ़ायदा है, यहाँ पर मैंने A लिख दिया बच्चों, B लिख देता हूँ। क्या फ़ायदा है इस ब्रैकेट के लिखने का? कई लोग सोच रहे थे यार स्क्वायर ब्रैकेट तो ऐसे स्टाइल मारने के लिए लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता बच्चों स्टाइल मारने के लिए। इस स्क्वायर ब्रैकेट का पूरा अच्छा सा मीनिंग होता है। ये देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसे ही लिख देता, ठीक है, और आपको मीनिंग नहीं पता होता, मैथमेटिकल इसको अगर आप समझते तो आप क्या बोलते? आप कहते यार ये क्या वाहियात चीज़ है, b इक्वल्स टू a प्लस बी कैसे हो सकता है? फिर आप कह रहे हो a इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर आप कह रहे हो x, ये क्या चल रहा है यार? अब आपको नहीं लगेगा, आप, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि b इक्वल्स टू a प्लस बी, इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ b इज सेम एज डायमेंशन ऑफ a प्लस बी। ये इसका मीनिंग है। क्लियर है बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट का पर्पस समझ में आया? ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है जो जरा पूछा गया है हमसे, उसको पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ जी, ये लीजिए साहब। चेक वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करिए कि ये वैलिड इक्वेशन है कि नहीं है। देख लेते हैं भाई। s की डायमेंशन बोलिए l, अच्छा ut की डायमेंशन बोलिए ut, u है वेलोसिटी, मतलब lt माइनस 1 इंटू टी, तो t की पावर -1 t की पावर +1, गायब हो गया, l बचा। अच्छा, हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन बोलिए, हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन, हाफ डायमेंशन लेस, a की lt -2 और ये आ गया टी स्क्वायर। तो बताइए क्या बचा? केवल l बचा। अरे वाह, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सेम है, तो हमने इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसकी वैलिडिटी चेक कर ली है। मतलब ये ध्यान से सुनना, यहाँ एक थोड़ा सा दिक्कत है।
यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग। चेक वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट, लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते। कि मतलब सर, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है, फिर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाइज भी वो करेक्ट होगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन वाइज करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली वो इक्वेशन करेक्ट हो। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, ज़रा थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चेक वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ज़रा ये चेक करिए। S इक्वल्स टू यूटी प्लस AT स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन आपस में सेम है। क्या कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, सेम है। लेकिन आपको पता है S इक्वल्स टू यूटी प्लस AT स्क्वायर इज द रॉन्ग इक्वेशन, सही इक्वेशन नहीं है। हाफ AT स्क्वायर सही इक्वेशन होती है, ये बात पता है। तो देखो क्या हुआ ये कि इक्वेशन एक्चुअल में गलत है, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ये सही दिख रही है। तो उल्टा मतलब अगर इनकरेक्ट होता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करने पर इनकरेक्ट होता तो गारंटी है कि इक्वेशन इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट होने पे गारंटी नहीं है कि इक्वेशन करेक्ट है। क्लियर? ठीक, आगे और देखते हैं जरा कुछ। हाँ, एक आपके लिए बच्चा पार्टी एग्जाम्पल लाया हूँ, जरा ट्राई करिए। इसमें 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड C वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यूजुअल मीनिंग्स का मतलब क्या है, X है डिस्टेंस, T है टाइम, Y है डिस्टेंस एंड V इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। ABC के डायमेंशन बताइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया हो तो मैं भी ज़रा इसका सोल्यूशन बताना शुरू कर देता हूँ। अरे भैया, ये तो बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है यार। डायमेंशन ऑफ X मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ AT मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ BV डिवाइडेड बाई C प्लस TY। ठीक है, ये तो पहली बार में सही है जो मैंने समझाया था। तो देखो, A की डायमेंशन तो इस इक्वेशन से आती हुई दिख रही है। डायमेंशन ऑफ X L हो गया, डायमेंशन ऑफ A पता नहीं, T की डायमेंशन T है, तो A की डायमेंशन बच्चा पार्टी क्या आ गई, LT-1। ये है A की डायमेंशन। ठीक है। ओहो सर, इसको कैसे संभालें? तो देखो ज़रा, इसको पकड़ लो, इसको। ये 2 चीज़ों का एडिशन है बच्चा पार्टी, ये 2 चीज़ों का एडिशन है। या दैट मीन्स यहाँ से एक रिज़ल्ट लिखा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ C मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ TY। आय हाय हाय, क्या बात है। T की डायमेंशन T, Y की डायमेंशन L, तो ये हो गया T की पावर 1 और L की पावर 1। ठीक, इसकी डायमेंशन भी आ गई साहब। और अगर इसकी आ गई है तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, ध्यान से देखना जरा बच्चों, ये होगा BV अपॉन C या TY, क्योंकि ये बात भी याद करो, इन दोनों के समेशन की डायमेंशन वही होगी जो इसकी अकेले की होगी, जो इसकी अकेले की होगी। तो ये लिख सकते हैं ना बच्चा पार्टी। ज़रा इसको पकड़ लो अब। तो डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय LT इक्वल्स टू ये डायमेंशन ऑफ L। तो यहाँ पर क्या आया बच्चा पार्टी, ऊपर लिख देता हूँ यार, डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू L स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V क्या है, LT-1। तो ये कितना आ गया, L, और ये आ गया T स्क्वायर। तो ये है डायमेंशन ऑफ B, L इंटू T स्क्वायर। ये डायमेंशन ऑफ B है। देखें जरा किसी के आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है, वेरी गुड, वेल डन। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक नोट है जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्या? इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ वैलिड, बट इफ़ इट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट मस्ट बी रॉन्ग। अगर करेक्ट है, ध्यान से सुनना, अगर इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ वैलिड। जरूरी नहीं कि वैलिड हो,
हाँ, लेकिन एक कंफर्म बात है, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है रॉन्ग होगी, जिसका एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, आपको वापस से देख लो। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, दोनों बोथ इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, बट दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। डायमेंशनली बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा पार्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करें, अरे कैसे क्या कन्वर्ट करें, थोड़ी देर पहले ही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, अगर आपको याद हो n1u1 इक्वल्स टू n2u2, याद आया कुछ? हैं, ये कब किया? अरे आज की क्लास की स्टार्टिंग में किया। n1u1 और n2u2 आपस में बराबर हैं। याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था कि पेन की जगह इस बॉक्स से हाइट मेज़र करो, कुछ याद आया? मैंने कहा था ना आपसे कि 16 बॉक्स इक्वल्स टू 14 पेन या 13 पेन, कुछ इस तरीके की इक्वेशन मैंने लिखी थी, याद है? तो वो दोनों आपस में सेम थे। मैंने कहा था कि हाइट थोड़ी ना आपके भाई की चेंज हो जाएगी, इसलिए n1u1 इक्वल्स टू n2u2। और इसकी मदद से बच्चों, इस इक्वेशन की मदद से कैसे कन्वर्ट की जाएंगी यूनिट, ये बताने जा रहा हूँ। तो क्या स्टेप होंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको कन्वर्ट करनी है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, राइट द डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी whose unit has to be converted, जिसकी यूनिट कन्वर्ट करनी है, आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें साहब, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपको फोर्स की यूनिट कन्वर्ट करनी है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखेंगे MLT-1। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि N1 अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 न्यूमेरिकल वैल्यू अगर एक सिस्टम में है, मतलब एक यूनिट में है, तो आप लिखेंगे N1 M1 L1 T1-1। ये क्या है, यूनिट इन वन सिस्टम, कोई सिस्टम है जिसमें ये यूनिट है। ऐसे यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब जैसे पहले हम लोग m की यूनिट क्या बोले थे, किलोग्राम बोले थे ना बच्चों, यहाँ पर m1 इज़ द किलोग्राम, वो वहाँ का किलोग्राम ये m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर बाद में रख देंगे वैल्यू, यार इसमें क्या दिक्कत है, N2 M2 L2 T2-2, ये क्या है, यूनिट इन अदर सिस्टम। और फिर सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे N2 N1 की वैल्यू की। कैसे निकाल लेंगे, अरे हम लिखेंगे ना यार N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 और T1 बाई T2 टू द पावर -2। बस ये कर लेंगे, ये सब जो है नंबर्स आएंगे क्योंकि ये रेशियो है, तो N1 और N2 में आपस में रिलेशनशिप आ जाएगी। यही तो चाहिए अपन को। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें एक जल्दीबाजी में कई लोग गैस कर लेते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये होगा और ये आंसर आएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग उल्टा आंसर निकाल देते हैं। मतलब सर, मतलब आंसर आ रहा होगा 1 फॉर एग्जाम्पल 1:3 और वो निकाल के आ जाएंगे 3:1, और एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन तो गलत ही माना जाएगा ना बच्चों। ठीक है ना, तो समझते हैं ज़रा, ये तो हो गई बात। अब ज़रा समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकेंड टू CGS सिस्टम। नाउ व्हाट इज CGS सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और ये क्या है, SI। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बताई थी, वेलोसिटी की डायमेंशन v इक्वल्स टू LT-1। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 ये हो गया N1 L1 T1-1 इक्वल्स टू CGS में हमें पता नहीं, उसका नाम है N, N2 इज N। ठीक, L2 T2-1। अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, SI यूनिट में 1 है, SI यूनिट में 1 है, तो ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड। N ये L2 बोलो, L2 क्या है, सेंटीमीटर,
और ये क्या रहेगा सेकेंड, तो सेकेंड ही है। n की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये चीज़ तो मैं ऐसे ही चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ, आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? अरे बच्चा पार्टी, समय लगाएंगे इसलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर सारे स्टेप बता रहा हूँ। तो मतलब ये नहीं है कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन मेरा चाहता हूँ, मेरा फोकस ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा फोकस है मेथड को समझाना। तो क्वेश्चन छोटा कर दिया और मेथड को डिटेल में समझा दिया, इसलिए ऐसा करता हूँ। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, n इक्वस टू आ गया 100। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये नंबर है भाई। तो क्या लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इक्वस टू 100। आगे बोलिए 100 CGS सिस्टम में क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया है। तो सिंपल सा ज़रा सा बिल्कुल क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 जूल टू CGS सिस्टम। जरा इसको आप ट्राई करिए, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट ट्राई करिए और बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। चलिए मैं भी निकाल के देखता हूँ, ठीक है। 1 जूल टू CGS सिस्टम। सबसे पहले 1 जूल क्या है, सर ने क्या पहला स्टेप बताया था, एनर्जी है ना। तो सबसे पहले एनर्जी की डायमेंशन याद करता हूँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सर ने पहले ही बताई थी, ml2t-2, याद आया। इसका मतलब 1 जूल 1 m1 l1 स्क्वायर t1-2 इक्वल्स टू n टाइम्स m2 l2 स्क्वायर t2 -2। यहाँ से n की वैल्यू देखते हैं क्या आया। m1 क्या चीज़ है, m1 बोलिए CGS यूनिट में 1 किलोग्राम, और m2 नीचे आएगा किसमें, ग्राम, बंद कर दिया ब्रैकेट में। l1 मीटर में है और l2 CGS सिस्टम में किसमें है, सेंटीमीटर में, इसका स्क्वायर आया। फिर आया t1 है सेकेंड और t2 भी है सेकेंड पावर -2, ये हो गया गायब, ठीक। तो ये हो गया कैंसिल, ये ख़त्म। जरा इनको सही करते हैं। तो n की वैल्यू 1 किलोग्राम को लिखा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, इनटू मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। बच्चा पार्टी जिंदा हो, जिंदा बने रहना। n इक्वस टू, ये है 10⁻³ और ये है 10⁻⁴। कितना आया, n इक्वस टू 10⁻7। और कुछ लोगों का आ रहा था -7, और सर ने बात कही थी कि नालायकों जल्दीबाजी मत करना वरना गलती होगी, रेशियो उल्टा आएगा, और आया भी। तो ध्यान रखिए 1 जूल इक्वस टू 10⁻7। कौन सी यूनिट, किलोग्राम नहीं, ग्राम, सेंटीमीटर का स्क्वायर, (10⁻²। इसका एक नया नाम होता है अर्ग्स, इसको अर्ग से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। हाँ, आगे तो हो गई ख़त्म, तो बहुत अच्छी बात है, ख़त्म हो भी जाना चाहिए क्योंकि टाइम भी हो गया ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये समझिए, आप क्या करेंगे, आप करेंगे पावर, फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तो एक चीज़ होती है यार, बताई थी ना मैंने नहीं बताई, कोई बात नहीं बताई, ये फॉर्मूला तो पढ़ाया आपने, F इक्वस टू G(m1m2) अपॉन r², पढ़ा है, ठीक। तो इसकी SI यूनिट में वैल्यू अगर 1 है तो CGS में क्या होगी, ये घर में खुद से प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। और मैं आते ही आपसे क्वेश्चन दाग दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा, इसी चीज़ पर बेस्ड दनादन 4-5 क्वेश्चन दाग दूंगा। तो तैयारी करके पूरी आइएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उन डाउट को लेकर के ही शुरू करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे नोट्स होंगे, आप अपने नोट्स बनाइए बच्चों। मैं पहले भी कह चुका हूँ, खुद के नोट्स बनाइए।